गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, क्या होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस? जैसे बेटा हम जो हैं वो ब्रीद करते हैं, मीन्स हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे सेल्स को जो है वो कुछ हम सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी में फूड लेते हैं, उससे ग्लूकोज निकलता है, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स जो हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करती है हमारी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस जो है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले आते हैं बात इसकी डेफिनेशन पे। क्या होती है रेस्पिरेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इतना तो आपको क्लियर है कि एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन द सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी का हर एक सेल जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है और एटीपी प्रोड्यूस होता है, मींस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को वैसे तो ब्रीदिंग बोला जाता है और कॉमनली इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये प्रोसेस तो होगी ब्रीदिंग। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को जिसमें जो है वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, बॉडी क्या करती है, सिंपल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ को। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। ओके, आपको क्लियरली समझ आ गया? ठीक है, क्या डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में? ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में आपको क्लियर हो गया ना? ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसकी इक्वेशन की। ठीक है, क्या होता है, ये ग्लूकोज है बेटा हमारी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज हमारी बॉडी जो है उसको बनाती है, और जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन होगी तो क्या किस में टूट जाता है ग्लूकोज, 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, एंड प्लस 6H2O वाटर भी बनाएगा, हमारी बॉडी जो है सेल जो है वाटर भी बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एटीपी। ठीक है, और ये एटीपी की वजह से ही है जो हम अपनी जो है हर एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं आगे। अब दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको जो है वो इसी से क्लियर हो जाता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, मतलब जो भी रेस्पिरेशन होगी, ब्रेक डाउन होगा सब्सटेंसेस का, तो वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी मीन्स एटीपी। ठीक है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये होगी प्रोसेस होगी विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और ये भी क्या करेगी, एटीपी प्रोड्यूस करेगी पर लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करेगी एटीपी, एंड ये बाय प्रोडक्ट क्या देगी, वहाँ पे बाय प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, H2O रिलीज होता है एरोबिक में, लेकिन यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ओके, तो आपको जैसे यहाँ पे हो गया ग्लूकोज है, ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है ये होता है इन मसल सेल में। ठीक है, वहाँ पे ग्लूकोज होता है C6H12O6 इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बना देगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और एनर्जी होगी लेस अमाउंट में प्रोड्यूस, मीन्स बहुत ही कम एटीपी बनेंगे,
मीन्स वहाँ पे अगर 34 38 एटीपी बन रहे हैं, ठीक है, एरोबिक में, तो वहाँ बनेंगे 2 एटीपी। इतना रिडक्शन हो जाएगा एनर्जी के अमाउंट में, ठीक है। अब ये यीस्ट की बात हो गई। सेकंड एग्जांपल यीस्ट का है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये बनाता है इथेनॉल। ओके, ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है इथेनॉल बनाने के लिए यीस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एटीपी की फॉर्म में। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं बेटा। रेस्पिरेशन, अब हर एक रेस्पिरेशन, जो भी ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सभी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि एनर्जी तो हर इंसान को, हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। कई एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कोई अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और सभी के लिए जो है वो, अब हमारी बॉडी में जो है रेस्पिरेशन भी है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है। मीन्स हम जैसे हमारे मैमल्स के केस में अगर हम देखें, ह्यूमन के केस में देखें, तो हम हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हमारे लंग्स। ओके, हमारे लंग्स में एल्ब्यूलाई होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसेस का। वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म में जो है एक रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट होता है, जहाँ से वो गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ये ऑर्गेनिज्म टाइप है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वहाँ पे एक्सचेंज होता है, और ये कौन सी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एरोबिक करते हैं या अनएरोबिक करते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है, मीडियम मीन्स जैसे हमारा मीडियम क्या है, हम क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है हम, ठीक है, तो हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे मीडियम की बात हो रही है। और ये तो है कि कुछ भी, मतलब जैसे क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे डिफ्यूजन होता है, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बात अगर हम करें, तो बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया जो है अपनी मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करता है। उसके लिए ऑर्गन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेटरी, तो वो सेल मेम्ब्रेन से रेस्पायर करेगा। और ये एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों टाइप की रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया। और ये कहाँ से लेता है, सराउंडिंग मीडियम से ये अपना जो है वो, इसके लिए मीडियम काम करता है। सराउंडिंग जिस कल्चर में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुआ है, उसी कल्चर से जो है ये, वहाँ से ही ये जो है वो कंडीशंस जो है, अगर ऑक्सीजन, अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन लेगा, अनएरोबिक है तो विदाउट ऑक्सीजन वो वर्क करेगा। ओके, अब बात करते हैं प्रोटिस्ट की, ठीक है। प्रोटिस्टा भी बेटा सेल मेम्ब्रेन से जो है वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। इनकी सेल मेम्ब्रेन में भी जो है कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करने की, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पायर करता है, और एरोबिक अनएरोबिक दोनों टाइप की रेस्पिरेशन करता है। और इनके लिए आपको पता है प्रोटिस्ट कहाँ मिलते हैं, वाटर में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। तो ये वाटर से लेता है अपनी ऑक्सीजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन ये परफॉर्म करता है। और प्लांट की बात करें तो प्लांट में आपको क्या मिलेंगे, स्टोमेटा मिलेंगे, लेंटिसेल्स मिलेंगे, रूट हेयर्स मिलेंगे, ठीक है। इनसे ये प्लांट जो है रेस्पायर करते हैं। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन मींस अगर एयर में प्रेजेंट हैं तो ये एयर से ही अपने ऑक्सीजन लेंगे, और कुछ हद तक ये सॉइल से भी लेते हैं, ठीक है। अब जड़ इनकी सॉइल में होती है, तो कुछ हद तक ये सॉइल से भी अपना जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म जो है उसकी स्किन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पे ये काम करती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह ये काम करती है, याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। ओके, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और ये किससे लेता है ऑक्सीजन, एयर से, ठीक है। और थ्रो सोयल मीन्स ये एयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एयर में प्रेजेंट मतलब ये सॉइल में होता है ना, तो सॉइल में भी पोर्स होते हैं, तो वहाँ से ये अपने वहाँ से उसमें से एयर पास होती है, तो वहाँ पे जो है वो ये अपना ऑक्सीजन ले लेता है वहाँ से। ओके, और गैस एक्सचेंज होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन, इसकी स्किन मॉइस्ट होती है तो वहाँ से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, मतलब ऑक्सीजन का। और फिश की बात करें, आपको पता है फिश जो है पानी में होती है, और आपको सभी को नॉलेज है कि फ़िश में क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो और ये भी कैसी रेस्पिरेशन करता है परफॉर्म, एरोबिक। और
मीडियम तो आपको पता है वाटर में रहती है, तो वाटर ही मीडियम होगा ऑक्सीजन के लिए, ओके, लेने के लिए। और ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब आपको पता है पानी में भी ऑक्सीजन का अमाउंट कुछ डिजॉल्व फॉर्म में होता है, तो उसको ये लेते हैं यूजिंग गिल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। मेनली फोकस करना है आपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है इनके। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब फ्रॉग आपको पता है फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। ठीक है, तो इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं इसके जो है वो वेरिएशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा तीनों टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये स्किन से भी कर सकते हैं, लंग्स से भी कर सकते हैं, और ये अपनी बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों टाइप की परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन में ये तीनों भी दिए होंगे और ऑल ऑफ द अबव भी दिया होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक है, और ये एयर वाटर दोनों में इनका मीडियम है, दोनों मीडियम से ये ब्रीद कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट की बात आ गई, तो आपको इंसेक्ट का भी पता होना चाहिए। ये ट्रैकियल, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है बेटा। ठीक है, स्पाइरेकल्स उनको बोलते हैं, तो ऐसे उसमें वो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू, तो वो उनकी ट्रैकियल सिस्टम आप इसमें टिक करेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एयर से ही ये ब्रीद करते हैं। ठीक है, और बर्ड्स की बात करें तो ये भी लंग्स से ब्रीद करते हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिक लंग्स होते हैं जिनमें जो है वो एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको जो है बेटा, इनको जो है वो अपना उड़ना होता है। ठीक है, इनको चाहिए बहुत ज़्यादा एयर, तो इनमें जो है वो इनके अडेप्टेड होते हैं लंग्स, और एयर सैक्स उनमें प्रेजेंट होते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकें, एकदम से ले सकें। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और बाई एयर ही ये ब्रीथ करते हैं। ठीक है, और मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की, तो ये लंग्स इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एरोबिक है और एयर है, ये तो आपको पता है। और डायफ्राम एंड रिब मसल्स जो हैं इनमें वेंटिलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, और यीस्ट की बात करें तो आपको पता है यीस्ट जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके होते हैं। और एरोबिक अनएरोबिक दोनों टाइप की जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और एयर एंड शुगर सोल्यूशन पे ये इनका मीडियम होता है। परफॉर्म फर्मेंटेशन इन अनएरोबिक कंडीशंस। ओके ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जहाँ पे हमारी एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है हमारे लंग्स। ठीक है, तो एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट से बना होता है। ठीक है, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो है पाथ फॉर फ्रेश एंड फॉइल एयर, और ये बना होता है, जैसे हम बात करते हैं, मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मीन्स ये 7 पार्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बेटा नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल मीन्स एक्सटर्नल नेरिस, और दूसरा हो गया नेजल कैविटी। ठीक है, जैसे हमें ये आप जैसे देख सकते हैं हमारे लिप्स हैं, इसके ऊपर जो है आपको नोज नज़र आ रहा है, आप ऐसे विजुलाइज करें, आपको जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो नोज है। ठीक है, इसमें जो है वो दो एक पेयर में जो है होल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इनको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या, इनमें आपको दिख रहा है हेयर होता है और ये म्यूकस होता है, और ये क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि डस्ट एंड माइक्रोब्स को जो है वो हमारा हमारा जो नाक जो है, नॉस्ट्रिल्स जो है वो ट्रैप कर सके। ओके, तो नॉस्ट्रिल्स का ये फंक्शन है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स थ्रू विच एयर एंटर्स। आप सांस लेते हैं तो एयर एंटर होती है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स का मेन पर्पज़ है एयर को एंटर करना, एंड ये लाइन होता है हेयर एंड म्यूकस से टू ट्रैप द डस्ट एंड माइक्रोब्स। ओके, क्लियर हो गया। अब नेजल कैविटी की बात करते हैं। ठीक है, नेजल कैविटी क्या करती है? अब इसके अंदर आपको पता है खाली स्पेस है, तो वो नेजल कैविटी हो गई, हमारे नॉस्ट्रिल्स की नेजल कैविटी होगी। ये क्या करती है?
जैसे हमारी एयर जो है, अब बाहर ठंड होती है तो एयर ठंडी होती है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी जो है उस एयर को अपने अनुकूल बनाएगी, अपनी बॉडी के, हमारी बॉडी के अनुकूल उसको जो है वो पास करेगी हमारे लंग्स में। तो वो क्या करेगी, इसको वार्म करेगी, मॉइस्चन करेगी, ठीक है और फिल्टर करेगी उस इनकमिंग एयर को, ठीक है, क्लियर हो गया। और डिवाइडेड इनटू टू हेल्प्स बाय द, ये नेजल कैविटी जो होती है दो हाफ्स में डिवाइड होती है बाय नेजल सेप्टम में, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको पता है ना, दो हाफ होते हैं हमारे नाक में, तो ये नेजल सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं। एंड सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स उसमें ट्रैप हो सके। ओके, तो ये यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये पता है कि ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ये नेजल कैविटी है, उनके अंदर जो है कैविटी स्पेस है, और ये नेजल सेप्टम से डिवाइडेड हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आगे जो है वो एयर जा रही है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे हो गया कि यहाँ से एयर जा रही है और ये माउथ है हमारा, यहाँ से फूड जा रहा है, ठीक है, फूड जा रहा है। तो जो इस जगह पे ये दोनों जो है ओपनिंग्स मिलती हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्लियर, आप क्लियर हो गया, याद रखना है, फेरिंग्स होती है ये जगह। लेकिन जो हमारी एयर का, उसके बाद जब ये यहाँ पे फेरिंग्स बनता है, उसके बाद जब ये नीचे हमारा फूड जाता है तो यहाँ पे फूड जो है यहाँ पे एंटर कर जाता है और आगे चला जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन एयर जो है वो यहाँ पे पास करती है ट्रैकिया में, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रैकिया में पास हो रही है, ये एयर का पाथवे है। और जहाँ से एयर पास होती है वहाँ पे जो फेरिंग्स होता है वहाँ पे एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है। और एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हमारी एयर एंटर होती है तब तो ये ओपन रहता है, लेकिन जब फूड एंटर होता है तो ये कार्टिलेजिनस फ्लैप हमारे लैरिंग्स को बंद कर देता है, ओपनिंग को बंद कर देता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है, इसको याद रखना है कि एपिग्लॉटिस क्या काम करता है। तो ये टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एपिग्लॉटिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। अब ये देखिए बेटा, इसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद जो है वो कार्टिलेजिनस ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये हो गया ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो है आगे हाफ मतलब मिड थ्रेसिक रीजन में क्या करता है, ये टू हेल्प्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये ये जो है वो टू ब्रोंकस बनाता है आगे, ठीक है। और ये आगे ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, छोटी छोटी जो है ब्रांचेज बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड होते हैं, एंड रीजन्स होते हैं, उन पे जो है वो एल्बियोलस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये एल्बियोलस प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। और ये करते हैं एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज होता है बेटा गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्लियर हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं, आपको जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, ये नेजल कैविटी तक हो गया था, क्या करता है ये फॉन पार्टिकल, सीलियन म्यूकस क्या करते हैं, फॉन पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है। अब फेरिंग्स की बात हो गई। फेरिंग्स जो होता है, नेजल हमारे चैम्बर्स जो हैं वो ओपन होते हैं फेरिंग्स में, विच इज़ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। और ये फेरिंग्स जो है वो हमारा 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, एक होता है नेजो फेरिंग्स, एक होता है ऑरो फेरिंग्स, एंड थर्ड वन इज लेरिंगो फेरिंग्स। तो नेजो फेरिंग्स जो है वो अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का, विच कनेक्ट द नोज टू द रेस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब फेरिंग्स का अपर मोस्ट पार्ट जो है, जैसे ये अपर मोस्ट पार्ट जो है फेरिंग्स का, ये होता है नेजो फेरिंग्स, और ये कनेक्ट करता है फिर आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। और ये ऑरोफेरिंक्स जो है ये मिडिल पोर्शन है फेरिंग्स का, ये माउथ के बिल्कुल बिहाइंड द माउथ होता है, जहाँ पे माउथ की ओपनिंग मिलती है, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू ये एपिग्लॉटिस तक इसका रीजन होता है ऑरोफेरिंक्स का। और लेरिंगोफेरिंक्स जो है वो लोअर पार्ट होता है फेरिंग्स का, एंड हैज़ ए स्लिट लाइक अपर्चर कार्ड ग्लॉटिस, और इसके पास जो है वो स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम
ग्लॉटिस बोलते हैं, और ग्लॉटिस के साथ ही क्या होती है, एपिग्लॉटिस अटैच होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। क्लियर हो गया, एंट्री ऑफ फूड इन ट्रैकिया। इन ट्रैकिया या ग्लॉटिस रीजन में भी बोल सकते हैं, लैरिंग्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रैकिया जो है मेन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में। अब बात करते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स जो है उसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, आप साउंड प्रोडक्शन के लिए वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स में, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन, याद रखना है बेटा, ठीक है। और फेरिंग्स क्या करता है, ओपन होता है लैरिंग्स में, ठीक है, आपको पता है जैसे ये फेरिंग्स था, अब ये लैरिंग्स रीजन, यहाँ पे लैरिंग्स रीजन है, ठीक है। तो फेरिंग्स का आगे क्या होता है, लैरिंग्स रीजन होता है, विच इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया की टॉप पे प्रेजेंट होता है, और ये एक कार्टिलेज उससे एपिथेलियम से जो है वो लाइंड होता है, तो ये स्टेटिफाइड कॉल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होती है, स्टेटिफाइड कॉल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और ये कंटेन वोकल कॉर्ड्स फॉर द साउंड प्रोडक्शन, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द 4 कार्टिलेजेस, 1 क्रिकॉइड, 1 थायरॉइड एंड 2 एरिटिनॉइड। क्लियर हो गया। और इनको जो कार्टिलेज जो थायराइड है उसको एप्पल्स, एडम्स एप्पल भी बोला जाता है, ठीक है, एडम्स एप्पल भी बोला जाता है, ठीक है। हमारे जो गला होता है बेटा, यहाँ पे जो उठा हुआ रीजन होता है, ठीक है, ये वो वाला थायराइड जो है वो ये वाला कार्टिलेज होता है, इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया को जो है वो विंड पाइप बोला जाता है, इससे जो है वो एयर पास होती है, ठीक है, और लंग्स में जाती है, तो इसको विंड पाइप बोला जाता है। और ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थ्रेसिक कैविटी, और ये मिड थ्रेसिक कैविटी तक एक्सटेंड होती है, और वहाँ पे क्या करती है ये, और ये इसमें जो है बेटा 16 to 20 डॉर्सली इनकम्प्लीट शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। जैसे आपको यहाँ पे बताऊँ मैं, तो ये देखिए रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये देखिए ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बने, ये ट्रैकियल रिंग्स हैं, और ये कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है, ताकि हमारा ट्रैकिया जो है एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, मुड़ ना जाए, ठीक है। एंड लाइंड विद द म्यूकस एंड सीडोस्टेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका जो एपिथेलियम है सीडोस्टेटिफाइड है ये, क्योंकि पूछ लेते हैं ट्रैकियल जो एपिथेलियम है वो कौन सी होती है, तो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। और ये ये क्या करती है, डस्ट को एक्सपेल करने में, फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया को एक्सपेल करने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके साथ म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस और ये ट्रैप कर लेता है फॉरेन पार्टिकल्स को। ओके, अब बात करते हैं आगे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड हो जाता है आगे एट द लेवल ऑफ थ्रेसिक वर्टिब्रा। ये भी याद रखना है कि ट्रैकिया कौन से वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है, तो ये होता है 5th थ्रेसिक वर्टिब्रा के पास ये डिवाइड हो जाता है इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। क्लियर हो गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में ये डिवाइड हो जाएगा। राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग में जाएगा, और लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग में जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना इमेज, ये देखिए ये राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक है, और ये राइट लंग में जा रहा है, ये लेफ्ट लंग में जा रहा है, ठीक है। और ये जो है वो एंटर लेफ्ट लंग, ठीक है, ईच ब्रोंकाई। और आगे जो है जब ये ब्रोंकाई बन जाते हैं तो ये भी आगे जो है वो डिवीजन्स क्रिएट करते हैं, मतलब रिपीटेड डिवीजन्स बनाते हैं, और ये सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई बनाएंगे। फिर जो है ब्रोंक्यूल्स, उससे जो है मतलब इनको ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं आप, जो सेकेंडरी टर्सरी बनेंगे उनको ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं आप। और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एंड होते हैं इन ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स भी आगे थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो
उनको सपोर्ट करता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम एल्ब्यूलाई, मेन रीजन की, एल्ब्यूलाई की, ठीक है। तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनके पास बहुत ही थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर जो हैं, उनके स्ट्रक्चर में जो है बहुत ही थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको एल्ब्यूलाई बोला जाता है। और ये एल्ब्यूलाई क्या होते हैं, ये कैपिलरी नेटवर्क से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे है, तो ये छोटे छोटे ये कैपिलरी नेटवर्क से सराउंडेड होंगे, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये जहाँ से ब्लड पास होता रहता है, ऐसे आपने थोड़ा सा याद विजुलाइज कर लेना है कि ऐसी जैसी कोई चीज़ है जैसे, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी साइट फॉर द गैस एक्सचेंज, ठीक है, ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और ये किससे बने होते हैं, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। हमारा एल्ब्यूलाई जो है वो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होगा, ठीक है, टू अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज, और ये गैसेज का डिफ्यूजन कर सकता है ईजिली। एंड देयर आर अबाउट 750 मिलियन ऑफ एल्ब्यूलाई इन बोथ द लंग्स ऑफ अडल्ट मैन। अब आपको याद रखना है कि जैसे हम अडल्ट हैं तो हमारे लंग्स में कितने एल्ब्यूलाई हो सकते हैं, तो बेटा अप्रॉक्सीमेटली 750 मिलियन ऑफ एल्ब्यूलाई जो है हमारे एक अडल्ट मैन के लंग्स में होते हैं। एंड ये कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, 100 स्क्वेयर मीटर एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। देखो हमारा लंग्स जो है कितने एफिशिएंट हैं, हम जितनी ऑक्सीजन लेंगे कि एफिशिएंटली जो है वो हमारे ब्लड में पहुंचा देते हैं, ठीक है, विच इज़ 50 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द स्किन। और ये जो है वो स्किन से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ब्रांचिंग नेटवर्क जो है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्ब्यूलाई का, ये क्या करता है, लंग्स में होता है, लंग्स को मतलब लंग्स मिलके ये लंग्स बनाते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बात बोली हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, लंग्स की बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पता है मैन में क्या है, लंग्स हैं, क्लियर हो गया। इट इज़ कॉल्ड द, और इस लंग्स में जो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है बेटा, उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। और लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फील्ड ऑर्गन होते हैं लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में ही ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट में, ठीक है। और फ्लैंकिंग द हार्ट, और आपको पता है लंग्स के साथ में ही लेफ्ट लंग के साथ में ही आपको यहाँ पे हार्ट भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। एंड दे आर क्रूशियल फॉर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, मीन्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कवरिंग के बारे में। अब हमारे लंग्स हैं तो उनकी भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारा कोई भी ऑर्गन है उसकी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है। तो जो हमारा लंग्स होते हैं बेटा, उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा, ठीक है। तो ये क्या होती है, थिन ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड पेरिटोनियल सीरियस सैक अराउंड द लंग, ठीक है। प्ल्यूरा जो होती है वो थिन होती है और ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड पेरिटोनियल सीरियस सैक होता है अराउंड द लंग, ठीक है। और ये बनी होती है प्ल्यूरा हमारी जो है वो, हमारा लंग जो है वो 2 लेयर्ड होता है, ठीक है, हमारी प्ल्यूरा जो है वो 2 लेयर से मिलके बनी होती है। तो इनर मोस्ट जो है वो बिस्रल प्ल्यूरा होता है, ठीक है, इनर की बात करें तो वो उसको बिस्रल प्ल्यूरा बोलते हैं, और ये लंग को कवर करती है, ठीक है। और आउटर मोस्ट जो है उसको पेरिएटल प्ल्यूरॉन बोलते हैं, और ये चेस्ट वॉल को लाइन करती है, ठीक है, चेस्ट वॉल के साथ ये अलाइन करती है, ठीक है। अब इन दोनों जो प्ल्यूरा होती है हमारी लंग की, इन दोनों के बीच में एक प्ल्यूरल कैविटी प्रेजेंट होती है, बिटवीन दीज लेयर्स कंटेन प्ल्यूरल फ्लूइड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ द लंग। और ये फ्रिक्शन को, जैसे हमारा अब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारे लंग की मूवमेंट होती है, ठीक है, आपको पता है मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शन लेस हो, मीन्स इसमें हमारे लंग को कोई भी नुकसान ना हो, हमारे चेस्ट को कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को हमारा लंग कर पाता है प्लूरल कैविटी की वजह से। एंड आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, ठीक है, मैकेनिकल शॉक से भी हमें ये प्लूरल कैविटी बचाती है, क्लियर हो गया। एंड अब जो हमारा लंग्स है बेटा,
उसके जो है वो 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, हमारा लंग जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। और राइट लंग जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट्स में 3 लोब से मिलकर बना होता है, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। एंड लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब से मिलकर बना होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। ये जो है बेटा बिगर होगा मतलब साइज में, और ये जो है वो स्मॉलर होता है साइज में, स्लाइटली स्मॉलर होता है। और इसके साथ जो है वो हार्ट अकोमोडेट होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब इसमें जो है 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, हो गया आपको क्लियर। और ये देखिए, इसमें जो है सुपीरियर लोब है और इन्फीरियर लोब है। और यहाँ पे बेटा ये कार्डियक नॉच होता है, कार्डियक नॉच यहाँ पे जो है हमारा हार्ट लोकेट होता है, ठीक है। ये इस जगह को कार्डियक नॉच बोलते हैं, कार्डियक नॉच। क्लियर हो गया। और अब आपको जैसे ये देखिए, ये जो है लैरिंग्स होता है, ठीक है, लैरिंग्स होता है। और ये इसके आगे जो है वो ट्रैकियल रिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता है ना कि ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, तो ये वो रिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ट्रैकिया कौन से एपिथेलियम से बना होता है? स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम से मिलके बना होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अब ये ट्रैकिया जो है आगे आपको पता है, ट्रैकिया जो है ये राइट लंग में जाएगा, ये लेफ्ट लंग में जाता है। ये राइट ब्रोंकाई बोलते हैं, इसको लेफ्ट ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जो है आगे जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई में और सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो है वो बनाते हैं। उसके आगे जो है ये छोटी छोटी बर्ड्स बना देते हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल जो है आगे ऊपर उनके एल्ब्यूलस लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। एल्ब्यूलस में ये कंप्लीट करता है अपना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो भी पार्ट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट है उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट है, एयर को लेके आ रहा है हमारे एल्ब्यूलस तक पहुंचा रहा है, तो ये सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट है। लेकिन एल्ब्यूलाई और देयर डक्ट्स, और जो लेकिन मेन जो है वो ब्रोंक्यूल्स के बर्ड्स के ऊपर एंड के ऊपर एल्ब्यूलस लगे हैं, उन उसको जो है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है, जो एल्ब्यूलाई वाला और देयर डक्ट्स वाला पार्ट है वो ही सिर्फ हमारा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है, ठीक है, ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। And conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clear it from the foreign particles, humidify and also bring the air to the body temperature, और ये body temperature तक इसको लेके जाएगा। एंड एक्सचेंज पार्ट जो है वो साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्चुअल डिफ्यूजन करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमारे एल्ब्यूलस तक जो है वो हमारा ब्लड जो है वो एयर लेके आता है, डिफ्यूज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है। लेकिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कैसे बनती है, ठीक है, हम किसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं जहाँ डिफ्यूजन होती है? तो हमारा एल्ब्यूलस जो होता है बेटा, ये देखिए हमारा एल्ब्यूलाई, ये जो है हमारा ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये हमारा एल्ब्यूलाई है, ओके। ये देखिए, ये क्या है? एपिथेलियम ऑफ एल्ब्यूलस। ये हमारा एल्ब्यूलाई जो है वो एपिथेलियम से मिलके, ये देखिए ये पार्ट जो है एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम से मिलके बना होता है। क्लियर हो गया। इट इज़ लाइंड बाई स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ फ्लैट सेल्स एंड इट्स हाईली ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर होते हैं ये, ठीक है। और ब्लड एंड एयर आर सेपरेटेड बाई ओनली 2 लेयर्स, ठीक है। एक हमारा ब्लड और एयर जो है वो ओनली 2 लेयर से ही सेपरेट होते हैं। एक हमारी एल्ब्यूलस की एपिथेलियम और दूसरी जो है वो हमारी कैपिलरी की एंडोथीलियम। ये हमारी कैपिलरी है, मींस ब्लड कैपिलरी है, इसकी एंडोथीलियम है ये बेटा, ये कैपिलरी की ये एंडोथीलियम है। क्लियर होना चाहिए आपको,
कैपिलरी एंडोथीलियम। और ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये देखिए। और इस कैपिलरी में क्या जा रहा है, रेड ब्लड सेल्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इन रेड ब्लड सेल के पास साथ क्या है, इनके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको डिफ्यूज कर देते हैं इन द एल्ब्यूलाई। एल्ब्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड कर देंगे और एल्ब्यूलाई से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अपनी ऑक्सीजन लेके आया है और उसने एल्ब्यूलस तक दी है, उस ऑक्सीजन की डिफ्यूजन जो है वो रेड ब्लड सेल तक एल्ब्यूलाई कर देगा। क्लियर हो गया। यहाँ से आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जो है हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज हो जाती है। ये देखिए, ये वेंटिलेशन हो रही है ना, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ रही है, एल्ब्यूलस के अंदर आ रही है और हमारे ब्लड में यहाँ पे जा रही है। और यहाँ से हमारा ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है और ये इसको यहाँ पे डिफ्यूज कर रहा है, हमारे एल्ब्यूलाई में दे रहा है इसको। फिर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर चली जाएगी, ठीक है, ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्लड एंड एयर आर सेपरेटेड बाय टू लेयर्स। आपको पता है एक एल्ब्यूलाई की एपिथेलियम है और दूसरी कैपिलरी की एंडोथेलियम है, ठीक है। जो एल्ब्यूलाई की एपिथेलियम है और कैपिलरी की एंडोथेलियम है, अलोंग विद देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, मॉइस्चराइज करने के लिए। जैसे ये फिल्म ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पे देखिए ये फ्लूइड प्रेजेंट है इनमें, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो बेसमेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। एल्ब्यूलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी की एंडोथेलियम अलॉन्ग विद देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है। एंड एल्ब्यूलाई कैपिलरी बैरियर जो है, इसका जो है वो, ये दोनों जो है इसमें थिकनेस होती है 0.5 माइक्रोमीटर की, विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड एल्ब्यूलर एयर। क्लियर है। ऐसे डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे एल्ब्यूलाई में। अब बात करते हैं, रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग स्टेप्स को। कितने स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में जो है ब्रीदिंग होती है, इन विच एटमॉस्फेरिक एयर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्ब्यूलर एयर जो है वो रिलीज आउट की जाती है। इसमें जो है डिफ्यूजन होती है गैसेस की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अक्रॉस एल्ब्यूलर एयर, ठीक है। डिफ्यूजन आपको पता है, क्लियर हो गया अभी ऊपर। और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है गैसेस का बाय ब्लड। हमारा ब्लड जो है मेन कैरियर इसमें रहता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। थर्ड प्रोसेस ये होगी। अब डिफ्यूजन हो जो है कार्बन ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द ब्लड और टिश्यूज़ में होती है। हमारा जो ब्लड होता है फिर वो ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, हमारे टिश्यूज़ तक, हमारे सेल्स तक, क्योंकि सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब बाद में क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है उस ऑक्सीजन का बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। ये 5 प्रोसेसेस हैं। पहले ब्रीदिंग होगी, फिर डिफ्यूजन होगी, एल्ब्यूलर में होगी। सबसे पहले आप देखिए नाक से ब्रीद करेंगे, सबसे पहले लंग्स में एल्ब्यूलाई हैं, वहाँ तक एयर जाएगी, वहाँ डिफ्यूजन कर देगी हमारी एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले लेगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दे देगी। फिर हमारे ब्लड क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है गैसेस को। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन ले जाएगा और ब्लड एंड टिश्यूज़ में दे देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। फिर हमारे सेल्स जो हैं उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, हमारे टिश्यूज जो हैं वो ऑक्सीजन ले लेंगे और रिजल्टेंट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस जो है वो रिपीटेडली चलती रहती है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। अब ब्रीदिंग कैसे कैसे होती है ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये डायग्राम पहले देख लीजिए, ये वर्टिब्रल कॉलम्स हैं और ये क्या हैं, हमारे रिब्स हैं, ठीक है। अब ये 3 ही ऐसे दिखाए हुए हैं रिब्स आपको, ये रिब्स हैं हमारे, ये हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और ये हमारी
इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये अंदर जो है ना हमारे बेटा, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम है, ब्लैक रंग में जो बना हुआ है ये डायफ्राम है, और ये जो है नीचे स्टर्नम है, नीचे ब्लू कलर में जो है वो स्टर्नम है, ठीक है। तो जैसे ही अब मैकेनिज़्म समझिए आप, हमारा जो हम जब ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन करते हैं, तो सबसे पहले डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे हम सांस लेंगे तो डायफ्राम जो है एकदम से उसकी जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। ये देखिए, ये जैसे बिल्कुल डॉट डॉट्स में बनाया हुआ है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। देखो, डायफ्राम आफ्टर इंस्पिरेशन नीचे आ जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है। और जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो हमारे रिब्स को जो है वो अपवार्ड पुल कर देती हैं, ठीक है। उससे जो है हमारी थोरेसिक कैविटी जो है, अब जैसे वो एकदम से पहले तो वो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल थी पोजीशन में, लेकिन जब वो पुल होते हैं हमारे रिब्स तो वो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो प्रेशर होगा अब लंग्स में, प्रेशर जो होगा वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो प्रेशर होगा उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और एयर जो है जब प्रेशर अंदर डिक्रीज़ हो गया तो बाहर से एयर जो है उसको रास्ता मिल जाएगा अंदर आने के लिए, और वो प्रेशर को इक्वलाइज कर देगी, एयर एंटर हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होती है इंस्पिरेशन की, ठीक है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो डायफ्राम होता है आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें फ्रेनिक मसल्स, जो डायफ्राम होता है उसमें फ्रेनिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इंस्पिरेशन जो होती है, ब्रीदिंग होती है, इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पुलिंग द रिब केज अपवार्ड, रिब केज अपवार्ड होती हैं, अपवार्ड करती हैं, और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक कैविटी का, प्रेशर जो होता है लंग्स में वो डिक्रीज कर जाएगा और बिकम लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एयर क्या करती है, लंग्स में चली जाती है टू इक्वलाइज द प्रेशर। क्लियर हो गया। आपने सीधा याद रखना है कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड चला जाता है, और जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो रिब्स को क्या कर देती हैं, अपवार्ड मूव कर देती हैं। रिब्स जैसे हमारे अपवार्ड मूवमेंट होती है रिब्स की, तो उससे हमारी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, और थोरेसिक कैविटी जब इंक्रीज होती है तो हमारे लंग्स का प्रेशर जो है वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है, और लंग्स का प्रेशर जब डिक्रीज़ होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे जो एटमॉस्फेरिक उससे लोअर हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर हो जाता है इनसाइड लंग का प्रेशर, तो एयर जो है वो एंटर कर जाती है अंदर और हमारे प्रेशर को इक्वलाइज कर देती है। क्लियर हो गया। अब एक्सपीरेशन की बात कर देते हैं, ब्रीदिंग आउट। तो डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो अपनी वो नॉर्मल पोजीशन में जाएगा, तो वो अपवार्ड जाएगा, पहले वो डाउनवर्ड आया था अब वो अपवार्ड जाएगा, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स वो रिलैक्स हो जाती हैं, रिब केज जो है वो मूव ऑन कर देता है डाउनवर्ड, पहले वो ऊपर उठे थे तो वो डाउनवर्ड आ जाते हैं, इससे वॉल्यूम जो होता है फिर से डिक्रीज हो जाता है थोरेसिक कैविटी का, प्रेशर जो होता है इनसाइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है एयर का, बिकम मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इससे जो है वो एयर जो है वो आउट ऑफ द लंग जो लंग चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है हमारे नॉस्ट्रिल से। क्लियर है। तो इसमें मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई, डायफ्राम तो दोनों में इन्वॉल्व हुआ, डोम शेप्ड मसल्स एट द बॉटम ऑफ थोरेसिक कैविटी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये इन्होंने इंस्पिरेशन में हेल्प की, ठीक है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में उन्होंने हेल्प की, ठीक है, लाइक ब्लोइंग आउट एयर फोर्सफुली, जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं तब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करती हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है किसी भी लंग, जब हमारे लंग्स जो हैं वो उनकी हम पल्मोनरी कैपेसिटी चेक करते हैं तो उसके लिए इन वॉल्यूम्स को हम चेक करते हैं, तो स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो है ये कैपेसिटी चेक की जाती हैं। क्लियर है। तो टाइडल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कितना अमाउंट है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं।
तो टाइडल वॉल्यूम को तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जो है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया। जैसे हम अभी रिलैक्स स्टेज में ले रहे हैं सांस, तो अमाउंट ऑफ द एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीदिंग इट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। इसका याद रखना है 500 ml। ओके, और एक हेल्दी मैन जो है वो इंस्पायर और एक्सपायर, एक हेल्दी जो होता है मैन, वो 6000 to 8000 ml जो है वो एक उसमें जो है वो रेस्पायर कर सकता है मिनट में। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर, एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। अब आप ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है, तो जैसे हम अब फोर्सफुली हम इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं फोर्सफुली, तो जितना वॉल्यूम ऑफ द एयर हमारी बॉडी कलेक्ट कर सकती है, हमारी लंग्स जो है कि जितनी कैपेसिटी है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना हो जाता है, 2500 to 3000 ml तक हम एयर अपने लंग्स में इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली। ठीक है, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम फोर्सफुली जो है वो कितना जो है वो अमाउंट ऑफ एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज कर सकते हैं। मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाई ए फोर्सिबल एक्सपीरेशन। ठीक है, एक्सपायर करना है और कैसे करना है, फोर्सिबल एक्सपीरेशन से के थ्रू कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, वो है 1000 to 1500 ml। हम छोड़ जो है 1000 से लेके 1500 ml तक ही एक्सपायर कर सकते हैं, वो हमारा हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, तो ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो जैसे हमारी बॉडी जो है वो हमारा, हम अगर एक फोर्स लगा के भी अगर हम अपनी एयर को जो है वो बाहर फेंक देते हैं अगर, तब भी हमारे लंग्स में जो है कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है बच जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपीरेशन, वो होता है 1100 से लेकर 1200 ml तक। क्लियर है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ की। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब हमसे हमें कितना होल्ड करने की कैपेसिटी है इंस्पायर करके। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर टू ए मैक्सिमम लेवल, ठीक है, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, अब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन करेंगे लेकिन इंस्पायर करेंगे हम फोर्सफुली, मतलब मैक्सिमम लेवल तक इंस्पायर करते रहेंगे, तो वो कितना होता है 2500 to 3500 ml तक हम जो है वो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। वैसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर टू ए मैक्सिमम लेवल आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन नॉर्मल होगी लेकिन हम अगर बिल्कुल हाई लेवल तक जो है वो मैक्सिमम लेवल तक एक्सपायर करें, तब हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो एक्सपायर कर सकते हैं, वो है 1500 ml तक। ओके, अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें अगर, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो ये है 2200 ml। ठीक है, 2200 ml तक। और एक हो गया वाइटल कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल कैपेसिटी ये पूछा जाता है कई बार, और टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, इसमें दोनों जो है फोर्सिबल होंगी, आप फोर्सफुली जो है वो एक्सपायर भी करें और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर भी कर रहे हैं, ब्रीद भी कर रहे हैं। दिस इंक्लूड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये आता है 3500 to 4500 ml। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। आपको याद रखना है दोनों टर्म्स। ठीक है, 3500 से लेके 4500 ml तक ही इसका कैपेसिटी होती है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग की। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन कितना होता है,
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो ये कितना होता है 5 to 6 लीटर्स। याद रखना बेटा, मीन्स 5500 टू मतलब 5500 टू 5600 ml तक, ठीक है। याद रखना, ये कैपेसिटी पूछ जाती है, याद रखनी है। क्लियर है? एक टाइडल वॉल्यूम, एक वाइटल कैपेसिटी, एक टोटल लंग कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका बेटा यहाँ चैप्टर ख़त्म। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या आपने पढ़ा। तो आपने पढ़ा सबसे पहले ये देख लीजिए, रेस्पिरेशन पढ़ा। क्या होता है रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग इन, मतलब आपको जो है वो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना जो है वो ब्रीदिंग होती है, और कॉमनली इसको रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जो है इसमें यूटिलाइज की जाती है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं एरोबिक होती है और अनएरोबिक होती है। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है रेस्पिरेशन, और अनएरोबिक होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंपैरिजन आपने पढ़ लिया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, कैसे कैसे रेस्पायर, कौन कौन से ऑर्गन्स उनमें रेस्पायर करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इस ये बना होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है नॉस्ट्रिल से मिलकर बना होता है, नेजल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है, और आगे ब्रोंक्यूल्स के एंड पॉइंट पे एल्विलाई होते हैं जो मेन प्राइमरी साइट होती हैं गैस एक्सचेंज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो लंग्स होते हैं। लंग्स जो होते हैं स्पॉन्जी एयरफिल्ड ऑर्गन्स होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ये 2 लेयर से मिलके बने होते हैं। उसकी लेयर को प्लूरा बोला जाता है। प्लूरा जो है वो 2 लेयर्ड पेरिटोनियल सीजर सैक होती है, अराउंड द लंग प्रेजेंट होती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है बेसरल प्लूरा होता है, पेरिटल प्लूरा आउटर मोस्ट होती है, और प्लूरल कैविटी जो है वो इसको फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करती है लंग के लिए। एंड राइट लंग और लेफ्ट लंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। कनेक्टिंग पार्ट जो है वो पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक जो है वो कनेक्टिंग पार्ट है, और जो एल्बुलाई और देयर डक्ट्स हैं एंड फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। क्लियर है? अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपने पढ़ ली, कैसे कैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूजन करती है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और फॉलोइंग स्टेप्स, 5 स्टेप्स आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होते हैं। ब्रीदिंग होती है सबसे पहले, फिर डिफ्यूजन होगी बिटवीन द एल्ब्यूलाई इन द एल्ब्यूलर एयर में, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का, गैसेस का बाय ब्लड, एंड डिफ्यूजन होगी फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज है, और फिर यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस, एंड रिजल्टेंट क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी जो है उसको एक्सपेल कर देती है। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको पता है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? इंस्पिरेशन में, ठीक है। क्या करती हैं? जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डाउनवर्ड जाएगा, और रिब्स जो हैं वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की हेल्प से वो अपवार्ड जाएंगे, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर जो है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाएगा, और एयर जो है वो एंटर कर जाएगी हमारे लंग्स में। और एक्सपिरेशन इससे उल्टा होता है, इसमें जो है वो डायफ्राम रिलैक्स करेगा, डाउन अपवार्ड जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स जो है रिलैक्स करेंगी, और रिब के जो है वो डाउनवर्ड जाएंगे, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर जो है वो लंग्स का इंक्रीज हो जाएगा, और एयर जो है वो पुश्ड आउट ऑफ द लंग, मतलब एयर जो है बाहर चली जाएगी लंग्स से, ठीक है। अब ये कैपेसिटीज़ आपको पता है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन को जो है टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, 500 ml है। ए हेल्दी मैन जो है वो 6000 to 8000 ml जो है वो इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। फोर्सिबल इंस्पिरेशन ये 2500 से लेके 3000 ml तक होगी। और एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब एक फोर्सफुली जो है एक्सपायर किया जाता है, ठीक है, तो इसको जो है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। ये 1000 से लेके 1500 ml तक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? कि जो लंग्स में रिमेनिंग एयर जो है रिमेन मतलब बच जाती है आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जब हम फोर्सिबल एक्सपायर करते हैं तब भी बच जाती है, उस एयर को रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। 1100 से लेके 1200 तक है। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
ए पर्सन कैन इंस्पायर टू ए मैक्सिमम लेवल आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, ये कैपेसिटी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एक पर्सन की। ये 2500 से लेकर 3500 तक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर टू ए मैक्सिमम लेवल आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, और ये 1500 ml तक होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, 2200 ml तक होती है। वाइटल कैपेसिटी आपको पता है, वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कितना ब्रीद कर सकता है आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपीरेशन, वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग, और ये होती है 3500 से लेके 4500 तक ml तक। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स में अकोमोडेट हो जाता है एयर का, तो वो होती है 5 to 6 लीटर तक एयर लंग्स जो है हमारा एयर को जो है वो इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।